नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लेंगे भाग। राज्यपालों उपराज्यपालों के सम्मेलन की परंपरा 1949 से चली आ रही है। आज राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में ये चौथा सम्मेलन होगा। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में भाग लेने वाले 7 देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सभी वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने अफगान की मौजूदा स्थिति पर अपने अपने देशों के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने इस संवाद के आयोजन के लिए भारत की पहल की प्रशंसा की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय समाज को सम्मान देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब हर साल 15 नवंबर को देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश की आजादी से लेकर देश की विकास यात्रा में जनजातीय लोगों के योगदान को याद किया जाएगा। देश की आजादी में संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिजो जनजातियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से रेखांकित करने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लेकर जनजातीय समाज के योगदान को देश के सामने रखने का बड़ा प्रयास किया है और इस फैसले की हर ओर सराहना हो रही है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 2014 से 15 से 2020 से 21 के लिए भारतीय कपास निगम को 17,408.85 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को मंजूरी दी है। इससे कपास से जुड़े किसानों को फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में वर्ष 2021 से 22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी है। इस फैसले से 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट बैग में पैक किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3,70,000 श्रमिकों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी सीजन 2020 से 21 के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य को मंजूरी दी है। भारी शीरा से निर्मित इथेनॉल की कीमत 45.69 प्रति लीटर से 46.66 प्रति लीटर बढ़ाई जा रही है। कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दी है। सांसद अब अपनी सांसद निधि की राशि का इस्तेमाल बखूबी कर सकेंगे। कोरोना काल में बंद कर दिए गए सांसद निधि की राशि इसी सत्र से अब उपयोग में आएगी और साल 2021 से 22 के लिए सांसदों को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि बाकी बची अवधि में सांसद 5 करोड़ रुपए अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। कहा, सौर ऊर्जा के उपयोग की हमारी साझा कोशिश और होगी मजबूत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन नवाचार पहल के लिए मंगलवार को 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पार्टियों COP26 को संबोधित किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत ईंधनों, रसायनों और सामग्रियों तक पहुंच के लिए वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा समुदाय से प्रतिबद्धता का आह्वान किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सतत विमानन ईंधनों सहित सतत जैव ईंधनों में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं तेज बारिश से राज्य के कई जिलों में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से खेतों में बड़ी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं थिरुवरूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को बारिश से काफी नुकसान हुआ है।
राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के 250 और तटीय सुरक्षा के 350 से ज्यादा जवानों सहित सरकार के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में अगले 1-2-3 में तेज वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं तटवर्ती तमिलनाडु और पुडुचेरी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के और कराईकल में भी लगातार 3 दिन से जारी वर्षा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज आज भी बंद हैं। वहीं मौसम विभाग ने पुडुचेरी में आने वाले दिनों के लिए तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पोषण अभियान को मजबूती देने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कुपोषण मुक्त गांवों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए न्यूट्री विलेज और न्यूट्री फूड जैसी अवधारणा पर जोर देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान और क्षेत्रीय गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ई गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन का उद्घाटन करेंगे। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज युगांडा और रवांडा की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। दोनों देशों की ये उनकी पहली यात्रा होगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आगामी 14 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 का लोकार्पण करेंगे। इस वर्ष ये मेला आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। व्यापार मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। मेला सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत और विदेश के लगभग 3000 प्रदर्शक भाग लेंगे। बिहार भागीदारी राज्य है, वहीं जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य है। विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यूएई, ट्यूनीशिया और तुर्की से है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी को अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले द्विवार्षिक दुबई एयर शो में भाग लेने के लिए शामिल किया गया है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीमें शामिल होंगी। ये टीमें दुनिया की कुछ बेहतरीन एरोबेटिक्स और प्रदर्शन टीमों के साथ प्रदर्शन करेंगी। भारत सरकार 3 वर्ष की चक्र अवधि के साथ कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं के आकलन के उद्देश्य से नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का एक आवर्ती कार्यक्रम लागू कर रही है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का अगला दौर पूरे देश में इस साल 12 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिससे कोविड महामारी के दौरान शिक्षण में आई रुकावटों और नए शिक्षण का आकलन करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को सुचारू और निष्पक्ष रूप से आयोजित करने के लिए 1,82,488 क्षेत्र अन्वेषक, 1,23,729 पर्यवेक्षक, 733 जिला स्तरीय समन्वयक और जिला नोडल अधिकारियों के अलावा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 36 राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। NAS 2021 को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक पोर्टल nas.education.gov.in की स्थापना की गई है। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए राज्य और जिला रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। देश में जारी राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 110 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। आज शाम तक करीब 55 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बैठक बुलाई है। मनसुख मांडविया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर हर घर दस्तक के अभियान को देंगे गति। अभियान के तहत उन सभी वयस्कों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है जिन्हें कोविड टीके की पहली खुराक नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में राज्य भर के पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे।
100 वर्ष पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा काशी में दोबारा प्रतिस्थापित होगी और वहीं प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश को वापस मिली प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंपेगा। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से मां अन्नपूर्णा 14 नवंबर को काशी पहुंचेंगी। 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के विशेष अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता को एक हलफनामा दायर करने के लिए और समय दिया है। वहीं उन्हें यह दिखाने के लिए भी समय दिया गया है कि नवाब मलिक के ट्वीट झूठे और मनगढ़ंत हैं। वसूली के एक मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ तीसरा गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मुंबई की एक अदालत ने यह वारंट जारी किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कॉलेज में प्रवेश के लिए OCI कार्ड धारकों को NRI मानने वाली केंद्र की अधिसूचना पर मुहर लगा दी है। मुंबई की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की एक याचिका को स्वीकार कर लिया। इस याचिका में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को अनब्लॉक करने की अपील की थी। रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट को उनकी गिरफ्तारी के बाद फ्रीज कर दिया गया था। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हुआ। आज तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नदी और तालाबों के तटों पर इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। छठ महापर्व के अंतिम दिन को पारण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। छठ का पर्व विक्रम संवत में कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार भक्त कृतज्ञता व्यक्त करने और छठ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा की पूजा करते हैं। छठ महापर्व पवित्रता सूर्य भगवान की भक्ति से जुड़ा है, जिन्हें इस पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माना जाता है। सूर्य को सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले देवता के रूप में भी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आचार्य कृपलानी बापू के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थे। प्रधानमंत्री ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम पुनर्विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। हबीबगंज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा विकसित देश का पहला रेलवे स्टेशन है, जिसमें एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाई गई हैं। प्राकृतिक प्रकाश एवं हवा युक्त इस स्टेशन में बड़े अंडरपास और रैंप बनाए गए हैं और यहां शॉपिंग मॉल से लेकर अन्य सभी सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने आस्था का सम्मान करने का काम किया। चालू वित्त वर्ष में 8 नवंबर तक 98 लाख से अधिक करदाताओं को 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आयकर रिफंड किया गया है। वहीं वापस की गई राशि में 12,616.79 करोड़ रुपए के रिफंड दिए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जो रिफंड जारी किया है, इसमें 97.12 लाख व्यक्तिगत
आयकर दाताओं को 36,000 करोड़ रुपए का रिफंड किया गया है। वहीं 1.77 लाख मामलों में कॉरपोरेट करदाताओं को 79,917 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख रुपए से कम के बचत खाते पर ब्याज दर को घटाकर 2.80% प्रति वर्ष कर दिया है। वहीं 10 लाख से अधिक वाले खातों पर बचत दर में 5 BPS की कमी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के उत्साह से पेटीएम का IPO पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ। वहीं पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के IPO को 4.83 करोड़ शेयरों के लिए 5.24 करोड़ बोलियां मिली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली रकम एक्स ग्रेटिया डेथ रिलीफ फंड को 2 गुना कर दिया है। आदेश के बाद रकम को 4.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। दुनिया भर के देश अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 25 करोड़ 20 लाख 90 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 50 लाख 87 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में दर्ज किए गए। अब तक कुल 4 करोड़ 76 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में अब तक 7 लाख 79 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के महामारी सलाहकार बोर्ड ने कोविड से बचाव के लिए 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड वैक्सीन फाइजर बायोटेक टीके की खुराक देने का समर्थन किया है। इजराइल का स्वास्थ्य मंत्रालय महामारी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर अमल करके इसी महीने बच्चों का टीकाकरण शुरू कर सकता है। यूक्रेन के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनमें ज्यादातर वे मरीज हैं जिन्होंने कोविड टीके की खुराक नहीं ली है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में कोविड-19 के 92% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोविड टीके की खुराक नहीं ली है। यूक्रेन में कोविड के नए मामले और मौतें हाल के हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उत्तर कोरिया की दुकानों को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है और वहीं KCNA के एक वीडियो में ग्राहकों को सैनिटाइज और उनके शरीर के तापमान की जांच करते दिखाया गया है। सिंगापुर ने 8 दिसंबर के बाद से बिना टीके वाले कोविड-19 रोगियों के अस्पतालों के चिकित्सा बिलों को कवर करना बंद करने की घोषणा कर दी है। ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन अगले दशक में जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं और वहीं दोनों देशों ने कार्रवाई का वादा करते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। अमेरिका और चीन ने पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5C तापमान का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ एक काम करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ब्रिटिश मेजबानों ने प्रस्ताव दिया है कि अगले 3 दिनों में बातचीत में शामिल राजनीतिक निर्णय के मसौदे में अगले साल तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कम करने के लिए सभी देश अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। देश में लगभग एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि 5000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और उन्होंने सरकार द्वारा स्थापित किए गए राहत शिविरों में शरण ली है। म्यांमार की एक अदालत ने देश में
अपदस्थ नेता आंग सान सूकी की राजनीतिक पार्टी के 2 सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराने के बाद 90 और 75 साल की कैद की सजा सुनाई है। सूडान के मुख्य नागरिक राजनीतिक गठबंधन ने सेना के साथ किसी भी बातचीत को खारिज कर दिया है। गठबंधन ने कहा है कि वो नजरबंद किए गए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक का समर्थन करते हैं। न्यूजीलैंड आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में पहुंची टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से दी मात। न्यूजीलैंड टीम के जीत के हीरो बने डेरिल मिचेल ने 47 गेंद पर 72 रनों की नाबाद पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने। आईसीसी टी20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में खेला जाएगा। बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान ने ग्रुप में अपने सभी मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 22 टी20 मुकाबले हुए हैं, जहां पाकिस्तान ने 13 बार तो ऑस्ट्रेलिया ने 9 बार जीत दर्ज की है। आईसीसी टी20 विश्व कप में इन दोनों टीमों के बीच 6 बार हुई है भिड़ंत, 3 बार ऑस्ट्रेलिया तो 3 बार पाकिस्तान ने मारी बाजी। आईसीसी ने टी20 की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तान के कप्तान आबर आजम बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, वहीं इंग्लैंड के डेविड मालान दूसरे स्थान पर हैं। 17 नवंबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाली टी20 मुकाबले में दर्शकों की मौजूदगी की अनुमति दे दी गई है। वहीं कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शकों को मैदान में प्रवेश दिया जाएगा। नेशनल लेवल पहलवान निशा दहिया की गोली मारकर हत्या की खबर फर्जी निकली, निशा ने की पुष्टि। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक वीडियो में पहलवान निशा दहिया ने कहा कि मैं सीनियर नेशनल खेलने के लिए गोंडा में हूं। ये एक फेक न्यूज है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने बुधवार को घोषणा की है कि 20 महीने के ब्रेक के बाद अगले महीने घरेलू बैडमिंटन सत्र की शुरुआत होगी। सत्र की शुरुआत चेन्नई में होगी और पहला टूर्नामेंट 16 से 22 दिसंबर तक खेला जाएगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम 25 नवंबर को पहली बार ब्राजील से खेलेगी। भारतीय एएफसी एशियाई कप की तैयारियों के सिलसिले में 25 नवंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान ब्राजील से खेलेगी। 4 नवंबर को साथी खिलाड़ी पर हमले करने के आरोपी पीएसजी के खिलाड़ी एमिनाटा डियालो को फ्रेंच पुलिस ने किया गिरफ्तार। डियालो 7 बार फ्रांस की ओर से खेल चुकी हैं। 2016 में पीएसजी से जुड़ने वाली डियालो ने 60 बार क्लब की ओर से मैदान पर वो उतर चुकी हैं। वेस्ट हैम के मिडफील्डर डेक्लेन राइस ने इंग्लैंड फुटबॉल दल से नाम वापस ले लिया है। इंग्लैंड ने कहा है कि फिलहाल उनकी जगह पर कोई अतिरिक्त खिलाड़ी शामिल नहीं। एंडी मर्रे स्टॉकहोम ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, जैनिक सिनर को दी मात। मर्रे ने सिनर के खिलाफ जीत का सीजन की बेस्ट जीत बताई है और वहीं सेमीफाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल से होगा सामना। न्यूकैसल के नए कोच बने एडी होव ने कहा कि उनके लिए ये वही क्लब है सबसे बढ़िया जगह और होव का क्लब के साथ 2024 के समर तक है अनुबंध। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कीर्ति सुरेश आगामी सरकारू वारी पाटा में अपनी उपस्थिति से दर्शकों को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कीर्ति सुरेश और तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। जिमी शेरगिल सोनी लिव पर थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा योर ऑनर के दूसरे सीजन के साथ दिशन खोसला रोल में ओटीटी पर वापस आ गए हैं। निर्देशक व्यासक की आने वाली मलयालम फिल्म मॉन्स्टर में अभिनेता मोहनलाल नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ और कृति सनन की जोड़ी फिल्म गणपत में नजर आने वाली है। टाइगर और कृति यूके में शूटिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड में 90 के दशक की अभिनेत्री पूजा बत्रा स्क्वाड के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोलकाता में जन्मी अभिनेत्री माला सिन्हा आज अपना
85वां जन्मदिन मना रही हैं। नेपाली फिल्मों में शानदार करियर करने के बाद अभिनेत्री ने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया था। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।